तहरीक इंसाफ ने शायद ये कभी सोचा नहीं था कि 2023 के अंदर जो इलेक्शन होने जा रहे हैं 2024 में, बल्कि उसमें उनकी पार्टी की सिचुएशन ये होगी जो इस वक्त हुई हुई है। बहुत से लोगों के नज़दीक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त जा चुकी है 90 की दिहाई की पार्टी में, जिस वक्त पार्टी का स्ट्रक्चर जो था वो या तो तश्कील नहीं पाया हुआ था और द ओनली वन मैन वॉज इमरान खान। मैं बात कर रहा हूँ 96, 97, 99 के ईयर्स की। और आज वही सिचुएशन उसको फेस करनी पड़ी, क्योंकि अब तो उससे भी बुरे हालात इसलिए कि उस वक्त तो एक इमरान खान थे कि पार्टी की तंजीम नहीं भी थी 1990s की दिहाई में, लेकिन इमरान खान थे जिनके इर्द गिर्द पार्टी बनना शुरू हुई। फिर मीडिया ने उनको बहुत बढ़ावा दिया, इमरान साहब की आवाज़ सुनवाई पूरी दुनिया में। उस वक्त सोशल मीडिया भी नहीं था, तो फिर पार्टी बनती चली गई। लेकिन उसका रिवर्सल हुआ और अब सिचुएशन ये है कि इमरान साहब तो जेल के अंदर है, पार्टी की सेकंड, फर्स्ट, थर्ड टायर जो है या उनको छोड़ गई है, या सियासत छोड़ गई है, या उनको छोड़ गई है, या रूपोश हुई हुई है। और तहरीक इंसाफ ने जो है अब वकला को टिकट्स देने का फ़ैसला किया है। और मेरे नज़दीक साइकोलॉजिकली इसकी वजह शायद ये है कि इस मुल्क में वकील जो चाहे कुछ कर लें, सारों की बात नहीं कर रहा, लेकिन जो करना चाहे तो कानून की दस्तरस उस तरह उनके ऊपर नहीं होती। मतलब उनको पकड़ना, या बेशक चाहे वो कानून ही क्यों ना तोड़ दें, उनको पकड़ना या उनको हैंडल करना ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो उन्होंने सोचा कि वकला जो हैं वो शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर्स की तरह रेत की दीवार साबित नहीं होंगे। इनको अच्छी स्ट्रेटजी है, इनको दे दी जाए टिकट्स, इनको कोई पुलिस भी हाथ नहीं डालेगी, कोई इदारा भी हाथ नहीं डालेगा, ये है भी नीट एंड क्लीन। लेकिन उसमें सेटबैक ये है कि प्रोफेशनल वकला जो है, जैसे कि अगर सुलेमान अकरम राजा, मुझे नहीं पता कि वो टिकट ले रहे कि नहीं ले रहे, या इस तरह के दूसरे लोग, जफर अली वो तो है ही खैर ऑलरेडी के सेनेटर, या दूसरे इस तरह के वकील जो प्रैक्टिसिंग लॉयर्स हैं, जिनका आवाम से कोई कनेक्शन नहीं है, जो प्रोफेशनली तो बहुत आउटस्टैंडिंग है, डेयरिंग है, उनको पकड़ा भी नहीं जा सकता, वो खड़े भी हो जाएंगे, वो टिकट भी वापस नहीं लेंगे, तहरीक इंसाफ की टिकट पर एक दफ़ा जब खड़े हो जाएंगे। लेकिन उनकी आवाम में मकबूलियत कितनी होगी, उनकी आवाम में रूट्स कितनी होंगी, वो किस तरह आवाम को ऑर्गेनाइज करके इलेक्शन डे वाले दिन ला सकेंगे, ये सबसे बड़ा सवालिया निशान है। इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो है इस वक्त हर जगह पे इलेक्शन कैंपेनिंग शुरू हो चुकी है, ख्वाह वो इंटरव्यूज़ हों, ख्वाह वो पब्लिक रैलीज़ हों। आज जरदारी साहब इंटरव्यू दे रहे थे, वो बता रहे थे अपना सबसे बड़ा कारनामा कि इमरान खान को इसलिए निकाला गया क्योंकि ये मुल्क की मीशत को ले डूबते इमरान साहब, और कोई अगले 10-15 साल तक जनरल फैज़ के साथ मिलकर, बकौल जरदारी साहब के, इसका एविडेंस तो कोई नहीं, कि जनरल फैज़ के साथ मिलकर प्लान था कि अपोजिशन जेलों में हो और इमरान साहब रूल कर रहे हो, आरओ के ज़रिए मैनेज इलेक्शन हो। दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब को आज मैं सुन रहा था, बड़ी इंटरेस्टिंग बात, वो मरी गए हुए थे, उन्होंने कुछ अल्फाज के अंदर पूरा मतबा नज़र बयान कर दिया। कहने का मतलब ये है कि नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो, मौलाना फजल रहमान, जमात इस्लामी, ये सब इलेक्शन की कैंपेन में अब उतर आए हैं। अगर कोई नहीं उतरा या कोई नहीं उतर सकता इस इलेक्शन तक, वो है इमरान खान और तहरीक इंसाफ। पहले ज़रा सुन लें नवाज शरीफ साहब का, फिर ज़रा जानने की कोशिश करेंगे कि ये इलेक्शन जो होने जा रहे हैं वो किस सिमत में, किस मुंह मथे में वो तश्कील होते हुए हमें नजर आएंगे, उसका जो आउटकम होगा वो भी फिर क्या होगा। नवाज शरीफ साहब ने आज क्या कहा, जरा सुन लें। बहुत से लोगों के नज़दीक नवाज शरीफ साहब ने अपना दर्द दिल अवाम के सामने रख दिया कि जिस जिस तरीके से वो मुल्क की खिदमत करने आए उनको निकाला गया। लेकिन इस वक्त नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी ये दोनों बराजमान है हर लिहाज से, और तहरीक इंसाफ जो है वो आउट है। ये इलेक्शन बग़ैर तहरीक इंसाफ इमरान खान के कितना क्रेडिबल होगा। ख्वाह नवाज शरीफ साहब कस्में उठा लें कि मैं मुल्क की तकदीर बदल दूंगा, जरदारी साहब कह दें कि मैं तजर्बे के साथ आ रहा हूँ, वॉट एवर, ये इलेक्शन होने से पहले ही कितना क्रेडिबल रह गया, इस पर ज़रूर बात करेंगे। क्योंकि आज इलेक्शन कमीशन ने जो है वो सारा स्केजूल भी जारी कर दिया है कि कब लिस्टें आएंगी, कब लिस्टें नहीं आएंगी और क्या मामला चलेगा। मेरे साथ उज़्मा बुखारी साहिबा, पलूशा खान साहिबा, इरशाद भट्टी साहब, न्यूट्रल अगर मैं होकर जाऊँ सबसे पहले। भट्टी साहब, नवाज शरीफ साहब की बात सुन के बहुत से लोगों के दिल पसीज गए होंगे, दिल गमगीन हुए होंगे इस लिहाज से कि वो बात तो सही कर रहे हैं, झूठ सियासत के लिए बोलना नहीं चाहिए और उन्होंने नहीं बोला बकौल उनके। और वो ये भी कह रहे हैं कि बेसिकली अल्लाह को जान देनी होती है, तो 5,000 रुपये भी अगर मैं किसी का रखूँगा तो उसका हिसाब किस होगा। बातें तो उन्होंने बड़ी जज्बाती की हैं आज। जी बहुत माशाल्लाह अच्छी बातें की हैं और हमेशा से ये अच्छी बातें करते हैं। यानी और कमाल की बात ये की कि 5 अरब डॉलर बिल क्लिंटन अगर मैं कहता मुझे दे दो तो वो मुझे दे देता। यानी अमेरिका भी हमसे भी गया गुजरा है, पता नहीं क्या 5 अरब डॉलर 5 रुपए थे कि वो नवाज शरीफ साहब को दे देते और नवाज शरीफ साहब अपने अकाउंट में रख लेते। यानी हद ही हो गई है।
अमेरिका वो जो सदर अमेरिकी सदर अपने बाथरूम का जो ख़र्चा है जो ख़ुद उठाता है, जो एक रुपए का जवाब दे, वो $5 अरब पाकिस्तान को नहीं दे रहा था। वो यार उन्होंने मिसाल दी है भाई, भट्टी साहब तो पीछे पड़ जाते हैं यार। मिसाल दी है कि वो ईमानदार आदमी है, मुल्क की खातिर उन्होंने सब कुछ किया, तो थोड़ा तो अप्रिशिएट करें आज उन्हें। क्या आज भी नहीं करना? आप कर लीजिएगा बाद में, और राज्य के कर लीजिएगा, उसके बाद 2-4 घंटे लगा के मैराथन एक ट्रांसमिशन करके कर लीजिएगा। ठीक। दूसरी बात है, मैं झूठ नहीं बोलता। मैं क्या, मेरे बच्चों पर भी इल्ज़ाम आया तो मैं घर चला जाऊंगा। जनाब स्पीकर, ये हैं वो ज़राए, कतरी ख़त, कैलबरी फाउंट, झूठी ट्रस्ट डीड, और जो झूठ पे झूठ 3 झूठी तकरीरें, बच्चों के झूठे इंटरव्यूज़ कि मेरी बरून मुल्क के अंदरून मुल्क कोई जायदाद नहीं, और सुप्रीम कोर्ट में जालसाजी। उसके बाद मैं लोटों को नहीं लूँगा। मैं डील करके जद्दा नहीं गया था, डील तो हुई नहीं थी। डील कहाँ हुई? भट्टी साहब, बात ये है कि ये बातें अपनी जगह पे, लेकिन अवाम में पजीराई तो है ना मियाँ साहब की। तो अगर वो ये तमाम बातें कह रहे हैं तो इसका मतलब हमें एक तो बिलीव कर लेना चाहिए इलेक्शन होने जा रहा है, और अगर नून लीग के लोगों ने उनकी इन बातों पे बिलीव कर लिया, जो कि मुझे लगता है कर भी लेंगे, तो फिर तो नवाज शरीफ अगर चौथी दफा प्राइम मिनिस्टर भी बन जाए तो आपको क्या एतराज़ है, जबकि इमरान खान इज आउट, ऑलरेडी आउट। मैंने अभी आपको बताया वुकला को टिकटें देने पे आ गए वो। इसके बाद वाला जो मेरा तज्जिया है वो भी आप कर लें तो मेहरबानी होगी। नहीं, बताएं सर, मैंने कहा आगे लेके चलो, पी लूं। नहीं, आपको यानी क्या हो गया है मेरे अगेंस्ट द विंड चलने वाले भाई? आपको क्या हो गया मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, मेरे महबूब कायद पे? आप तो चौथी बात पे टोक देते हैं। नहीं, मैं ये कह रहा हूं बात तो करने दे। मैं भी इसी मुल्क का शहरी हूँ, मुझे भी एक हक दें इतना कि मैं कर दूं कि दरमियान में अवाम की पजीराई ठोक देते हैं सारे, निकाल के एक ही लीडर रह गया मुस्लिम उम्मा के पास, वो ठोक देते हैं। भाई होगा, चौथी मर्तबा भी हो जाएंगे, लेकिन मेरी बात तो कंप्लीट होने दें। हाँ जी, बोले। झूठ पे बात हो रही है। हाँ, झूठ पे हो रही है। झूठ पे बात हो रही है। वो सच बताएं कि वो किस तरह गए थे, लंदन गए थे, यही सच बता दें, और किस तरह वापसी हुई है, इतना ही सच बता दें। मैं ये अच्छी बात की आपने। वो कहते हैं झूठ। और दूसरी बात है कि सब्ज़ बाग नहीं दिखाता। मैं इस पे अब क्या कहूँ, एशियन टाइगर बना के चले गए हैं क्या? और बाकी एटम बम तो लगता है कि मुझे लगता है गुजरांवाला में उन्होंने एक फैक्ट्री खरीदी थी मशीनरी, उसमें फिर उन्होंने खुद फिट किया था चागी में। ठीक सर, पॉइंट आ गया आपका मेरे ख्याल से। उसके बाद उसमें धमाका कर दिया। कहाँ पॉइंट आ गया? मैं तो अभी बोला ही नहीं, पॉइंट कहाँ से आ गया आपके पास? मेहरबानी करें, 1 मिनट मेहरबानी करें। कोई बात नहीं, मैं भट्टी साहब बोले, भट्टी साहब कंप्लीट कर लें, कंप्लीट कर लें। और तीसरी बात है, उनका दर्द दिल तो कौम के सामने आपने रख दिया, हमारे दर्द दिल का भी रख लें कि क्या हो रहा है इस मुल्क के साथ। जरदारी साहब कह रहे हैं कि खैर से इस मुल्क जो है उसको मैंने इमरान खान को इसलिए निकाला था कि मुल्क ना डूब जाए। उसके बाद कहाँ तैरता हुआ नजर आया वो उस ट्यूब पर, जिस ट्यूब पर बुजदार स्विमिंग करते थे, उस ट्यूब पे मुल्क तैरता हुआ नजर आया। और किधर कहाँ लेके जा रहे हैं यार? किन लोगों को फिर से आप ग्लैमराइज कर रहे हैं? किधर जाई जा रहा है ये मुल्क? जाएं इलेक्शन में, ठीक है, जीते, उनकी मर्जी है, लोगों की मर्जी है, वोट दें। भट्टी साहब बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया। मैं कौन होता हूँ, आप कौन होते हैं किसी को ग्लैमराइज करना? मसला ये है कि जब वोट पड़ेगा ना, फिर आपने हक्का बक्का रह जाना। जी उस्मा साहिबा, भट्टी साहब कन्विंस नहीं हुए। मैं तो कह रहा था कि दर्द दिल रख के नवाज शरीफ साहब के मसाइल को सुना जाए। नाम आज से आप रख दीजिएगा इरशाद भट्टी की जगह हक्का बक्का सीनियर तजिया। बिल्कुल ठीक है, ये कर दें। तो उस्मा बुखारी साहिबा, लेकिन मजा नहीं आ रहा इलेक्शन का ना, इमरान नहीं है मैदान में, तो उसके बगैर जीत के भी क्या करेंगे? ये भट्टी साहब का ख्याल है। बहुत शुक्रिया कामरान। जी शुक्रिया कामरान। देखिए, पहली तो बात यह है कि आज जो मियाँ साहब का आपने क्लिप दिखाया, उसमें उन्होंने अल्लाह पाक की बात की थी, भट्टी साहब की बात नहीं की थी। और उन्होंने अल्लाह पाक से जज़ा और सज़ा मांगी थी, भट्टी साहब से नहीं मांगी थी, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो धमाकों को रोकने के लिए जो है वो अमेरिका अगर भुट्टो शहीद के खिलाफ जो है वो मतलब पूरी प्लानिंग कर सकता है, अगर भुट्टो शहीद फांसी चढ़ सकता है, उसके बाद जो है वो ये वजीर आजम का ही फैसला होता है, कोई अहमी टटपूंजिया जो है वो फैसला नहीं कर लेता कि धमाके होने हैं या नहीं होने। और ये बहुत बड़ा इवेंट था पाकिस्तान, ये मुस्लिम दुनिया के लिए जो है ये बहुत बड़ा इवेंट था, पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा इवेंट था। कुछ लोगों के लिए नहीं होता होगा तो उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। दूसरी बात यह है कि जो उन्होंने झूठ की बात की,
बात है झूठ तो उनके जो जिन लोगों ने उनके खिलाफ प्लान किया था वो तो आज अल्लाह पाक के जो है वो इंतकाम के अंदर है। वो सब बता रहे हैं, अपने मुंह से बता रहे हैं, बाजवा साहब बता रहे हैं क्या किया था। जनरल फैज कह रहे हैं मैंने अपने जनरल साहब से और साकिब निसार ने सबने हमें मिलके किया मेरा था। तो सवाल ही ये नहीं था, आप फिर तारीख में चली गई। मैंने नहीं एस्टेब्लिशमेंट से एक मिनट नहीं, मुझे जरूरी है ना कामरान, जरूरी है। जब एक बात की गई है, जब एक बात की गई है तो उसका जवाब देना भी जरूरी है। तो ये भी इल्जाम आज तक दुनिया में किसी पर नहीं लगा कि एसेट की डेफिनेशन जो है वो निकालने के लिए, बिकॉज उसमें वजीर आजम फंसेगा नहीं, तो ऐसा करें कि डिक्शनरी से जो है वो डेफिनेशन ले ले एसेट की, ताकि उसको निकाला जा सके। जो उन्होंने कहा था, जो ये पनामा का केस किस तरह से डिजाइन हुआ था, कबूल है आपको? जी मैं आ रही हूँ। क्या मजा आएगा यार हराने का, जीतने का भी नहीं, मर्दानावार मुकाबला करता है फातिह अमल का शिकार है। नहीं, अगर कोई खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारता है कामरान, तो हम क्या करें? क्या हमें जो है वो, क्या जब पिछला इलेक्शन था 2018 का, क्या मियां साहब और मरियम नवाज और ये जो है ये पेशियां नहीं भुगत रहे थे डेली के हिसाब से? डेली पेशी होती थी उनकी, उसके बाद उनको सजा सुना दी गई थी और उसके बावजूद जो है 13 जुलाई को वो आके अरेस्ट होते हैं। 25 को इलेक्शन था और हमारी जो है वो पार्टी तोड़ने की पूरी कोशिश की गई, टिकटें वापस कराई गई। ये सब हुआ ना? ये तो बिल्कुल मतलब इसके अंदर अब आप कह रहे हैं कि आपके साथ हुआ, तो हाँ, तो उसके हमने मुकाबला किया। वेरी गुड। यानी नहीं, ऐसा नहीं है, तो हमने कुछ नहीं किया। नो कामरान, नो, बिल्कुल नहीं। हमने कुछ किया है क्या जो है वो हमारी वजह से जो है वो ये इनकी जो पार्टी के लोग छोड़ के जा रहे हैं? ना करते 9 मई, मैंने कराया 9 मई, या नवाज शरीफ साहब ने फोन करके कहा था इमरान खान जरा जाना ना, ऐसा करो कि 9 मई को जो है पूरे मुल्क में आग लगवा दो? मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा था? नहीं, उसने खुद किया। फिर 1 साल बकायदा उसने पूरी कैंपेन की, पूरी कौम को उकसाया, पूरी कौम को फौज के खिलाफ खड़ा किया और खड़ा करके फिर जो है वो अभी मासूम बनते, हमें पता ही नहीं था वो हसान नियाजी जो है वो किसकी जो है वो पेंटे लहरा रहा था। मुराद सईद क्या कह रहा था ऑडियो के ऊपर, आपने सुनी है ना? आपको जगह बता दी गई है, बस आपने वहां जाना है। 20 शहरों में लोग एक ही जगह पे जाते हैं, कमाल है। ठीक परवेज साहब, बात ये है कि मुझे ये पॉइंट समझ नहीं आ रहा कि आपके लिए बेचैनी की बात क्या है। आपके लिए बेचैनी की बात ये है कि ये इलेक्शन इस वजह से शायद क्रेडिबल ना हो कि तहरीक इंसाफ आउट है, या आपके लिए बेचैनी की बात ये है कि हाँ तहरीक इंसाफ के साथ तो ठीक हुआ। जरदारी साहब आज फरमा रहे थे ना कि उन्होंने निकाला इमरान खान को इसलिए कि जी वो उनको बहुत प्रॉब्लम कर सकता था, पूरी अपोजिशन को जेलों में डाल सकता था, इक़्तिदार 10-15 साल ले सकता था, इलेक्शन लेके उड़ सकता था। तो असल प्रॉब्लम आप लोगों को क्या है कि ये प्रॉब्लम तो आपको नहीं है ना कि इमरान खान बाहर है इलेक्शन से, दैट्स फाइन। आपको प्रॉब्लम ये है कि नवाज शरीफ चौथी दफा प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहा है, आपका इम्पैक्ट नहीं बना। लेकिन नवाज शरीफ के साथ तो पीटीआई के लोग भी टूट टूट के उन्हीं को मिल रहे हैं। आपकी पार्टी को तो पंजाब में उस तरह नहीं ज्वाइन किया जा रहा। शुक्रिया जनाब कामरान शाहिद साहब। देखिए, जो इमरान खान साहब का निकालना है और बाकियों का जो इस मुल्क में आना जाना, निकाला जाना है, वो दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, दो मुख्तलिफ तरीके हैं। जो इमरान खान को निकाला गया वो एक बिल्कुल जमहूरी तरीके से निकाला गया, और आपने देखा कि कई दिन और आखिरी चंद घंटों का जो क्लाइमेक्स था वो भी आपने देखा। कोई ज़ोर ज़बरदस्ती करके, कोई चढ़ाई करके, कोई डी चौक पे धरने देकर, कोई धमकियों से इमरान खान साहब को कि किसी ने नहीं कहा कि हम आपको कॉलर से पकड़ के बाहर निकाल देंगे घसीट के। उनको एक जमहूरी तरीके से निकाला गया, और उस निकाले जाने में, और जिस तरह इस मुल्क में पहले या तो लोग इक़्तिदार से निकाले जाते रहे हैं या दुनिया से निकाले जाते रहे हैं, उसमें बड़ा फ़र्क है। लिहाजा ये दोनों चीज़ें एक जैसी थी। दूसरी बात यह है कि ये जो कुछ हो रहा है, आपको याद होगा 18 में, मुझे बिल्कुल अच्छी तरह याद है, जब मियाँ साहब वहाँ से चले थे लंदन से, जब वो यहाँ आए और उन्हें हिरासत में ली गया, उन्हीं मियाँ साहब, मियाँ नवाज शरीफ साहब लंदन से जब चले थे फ़्लाइट में, तो उन्हीं दिनों में ऐन उसी वक़्त एक केस पीपल्स पार्टी पर भी बनाया गया, और जिसका नाम था जाली अकाउंट्स केस। और वो इलेक्शन से चंद दिन पहले वो जाली अकाउंट केस जो है वो इस कदर उछाला गया, मीडिया पे एक जो विच हंट की गई, एक ट्रायल किया गया, और उसके नतीजे में जो है वो आपने देखा जो हालात पैदा हुए। ये देखिए, मेरा कहने का मकसद ये है तो नून लीग की गवर्नमेंट नहीं बनाया था आप पे, ये if I'm not wrong। देखिए, बस उस वक्त जो भी बना था या जो भी था, वो बाद में जो कुछ किसी पे बनाता है वो खुद भी भुगत लेता है। लिहाजा मैं ये कहती हूँ कि ये नई चीज़ें नहीं हैं इस मुल्क में। ये सारी चीज़ें हमारी देखी भाली, जो तजुर्बा कहते हैं ना जरदारी साहब,
वो यही तो तजर्बा है। ये तजर्बा ये है कि हमने सब कुछ देखा हुआ है और सब कुछ देख कर आप 18 से आज तक देख लें कितने मोमेंटस इवेंट इस मुल्क की तारीख में हुए हैं। ऐसी ऐसी बातें हुई हैं जो 70 से 75 सालों में नहीं हुई। अब जो वो कह रहे हैं कि उस वक्त उनका निकाले जाना बिल्कुल ठीक था और वो ना होता तो मुल्क जो है एक और बड़े बहरान का शिकार होता, वो ठीक कहते हैं। गो के जो नताइज हैं वो 100% उस तरीके से ना आते हैं ना आ सकते हैं। मेरा सवाल की दो जहतें थी, चले मैं उसको और मुख्तसर करके बात कर लेता हूँ आपसे। मुझे सर ये बता दीजिए कि सारे इंडिकेटर्स नज़र ये आ रहे हैं कि जो हालात चल रहे हैं, जिस तरह के केसेस इमरान खान फेस कर रहे हैं, जिस तरह उनकी पार्टी जो है वो ऊपर से लेकर नीचे तक तहस नहस होगी, यहाँ तक कि वकला पे अब टिकट्स बांटने में बारी आ गई। कुछ पता नहीं कि डॉक्टर्स को भी बांटना शुरू कर दे, क्योंकि ये दो प्रोफेशन है जो पुलिस की दस्तरस में से तो बाहर है, बाकी सबको तो सब पकड़ लेते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो सिचुएशन चल रही है इसमें अगर नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बनते नज़र आ रहे हैं तो उसमें आपको तो उसको ड्यूबियस नहीं करना चाहिए पूरे इलेक्शन को कि जनाब ये तो पहले ही सही सज गई, ये तो पहले ही सेट हो गया, ये तो पहले ही फिक्स हो गया कि इन्होंने बनना है। कम अज़ कम इलेक्शन पे तो लोगों का एतमाद रहने देना। देखिए बात यह है कामरान शाहिद साहब, जरदारी साहब ने तो बड़े खुले दिल के साथ एतमाद का इजहार किया है इलेक्शन कमीशन पर और ये कहा है कि हमें उम्मीद है कि एक फेयर इलेक्शन होगा। दूसरा ये है कि इवन मौलाना साहब ने कई दफ़ा कहा है कि जी अगर ओपोनेंट बाहर हो जाए मतलब खेल से तो वो मज़ा नहीं आता। देखिए हम इस बात की कोई भी जमहूरियत पसंद शख्स वर्कर या कोई भी वो शख्स जो जमहूरियत पे यकीन रखता है वो ये नहीं चाहेगा कि कोई एक जो है वो मैदान से बाहर हो जाए। लेकिन आप ये देख लीजिए कि जो इमरान खान साहब करते रहे हैं उस वक्त उन्हें 100% इस बात की गारंटी थी कि जो वो कर रहे हैं 9 मई तक उनके पास गारंटी थी कि जो कुछ वो कर रहे हैं या करेंगे उसकी 100% उन्हें कॉन्फिडेंस था कि उन्हें कोई हाथ नहीं लगा सकेगा 100%। लेकिन वो बाजी जो है वो पलट गई और ये तो अब अल्लाह के हाथ में है। और आज वो अपने किए हुए जो है वो फैलाए हुए जाल में खुद वो ऊंधे पड़े हैं। लिहाजा हम फिर भी कहेंगे कि पीटीआई एज अ पार्टी जो है वो होनी चाहिए मैदान में। पीटीआई एज अ पार्टी तो शायद मैं नहीं देखती कि शायद इलेक्शन से बाहर हो जाए। इमरान खान के फ्यूचर के बारे में मैं कुछ कह नहीं सकती। राइट भट्टी साहब, इससे पहले मैं ब्रेक पे जाऊँ, वैसे उज़मा साहिबा और पलूषा साहिबा बात तो गलत नहीं कर रही। उन्होंने तो नहीं कहा था इमरान साहब को कि पागलों की तरह दीवानावार जो है 9 मई का इंसिडेंट कर दें या लोगों की जहन साजी करें इदारों के खिलाफ। वो तो एक्चुअली अब इदारा वर्सेस हुआ हुआ है ना मामला, ये सारा चल रहा है। तो ये बेनिफिशरी हैं, मैं आई एग्री कि ये खुश है, मैं ये मुझसे एग्री नहीं करेंगे लेकिन दिल में खुश है। उज़मा बुखारी साहबा भी खुश है कि ये 9 मई का वाक़या हुआ, इमरान खान कांटे की तरह हमने उठा के बाहर फेंक दिया। ऑब्वियसली मामला इदारा वर्सेस जिन लोगों ने हमला किया उस पर हो चुका है, लेकिन ये पॉलिटिकली इनको माइलेज मिली है। तो ये माइलेज क्यों ना लें? अगर इमरान खान की पार्टी तबाह बर्बाद हो चुकी है, इमरान खान ने इनके साथ क्या किया? इमरान खान ने सहाफ़ियों से लेकर 3.5 साल तक हर ऑपोजिशन बंदे को जो है ये कहकर जेल में डाला कि आई वॉन्ट टू डिलीट देम। ये उनके अल्फाज है, मैं आपको बता रहा हूँ कोट इन कोट। तो अब इनको मौका मिला है तो ये कहाँ छोड़ेंगे उसको? बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। तो इसमें अगर इमरान खान की पार्टी अपनी हरकतों की वजह से, इमरान खान की वजह से या उनकी बीवी की मुशावरत की वजह से इस हद तक आ गई कि इस वक्त वो वकला को दे रहे हैं MNA MP की टिकटें, इसमें इनका कसूर क्या है? इसमें अगर नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बन जाए या बिलावल भुट्टो बन जाए तो इसमें कसूर क्या है किसी का? आपका बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान है वो मीर जाफ़र, मीर सादक और जानवर से लेकर 9 मई तक, 9 मई से लेकर कौमी असम्बली से निकलने तक, कौमी असम्बली से लेकर सूबाई हुकूमतें तोड़ने तक और सूबाई हुकूमतें तोड़ने से टेस्ट मैच को T20 खेलने तक ज़्यादातर अपनी गलतियों की वजह से वो आज जहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान पहुँचे हुए हैं वहाँ पहुँचे हुए हैं, कोई शक नहीं। अब और मैं चलो ये भी मान लेते हैं कि अपने फैलाए हुए जाल में वो ऊंधे पड़े हैं। ये जो आज कल जाल फैलाए जा रहे हैं इसमें हम जो ऊंधे पड़े हुए हैं, और मैं जो बकौल आपके हक्का बक्का हो रहा हूँ कि जो नवाज शरीफ साहब की वापसी और हक्का बक्का हो रहा हूँ जरदारी साहब के इंटरव्यूज़ पे, खुले दिल से जरदारी साहब ने खैर मकदम किया और खुले दिल से ही बिलावल भुट्टो भी कह रहे हैं कि भाई लाडले के पास लेवल प्लेइंग फील्ड है, मुस्लिम लीग महंगाई लीग है, शहबाज शरीफ तो अपनी कारकर्दगी पर मुंह छुपाए फिर रहा है, मुस्लिम लीग तो हमेशा धांधली से जीती है और ये सिलेक्शन तो हो चुकी है। इलेक्शन की क्या सर कौन सा इलेक्शन धांधली से नहीं कोई जीता? मुझे बताएं ना आप। इमरान खान धांधली से नहीं जीता 2018 में? आप मुझे बताएं, ये कौन सी ऐसी नई बात होने जा रही है? चले मैं रिवर्स करता हूँ आर्गुमेंट।
ये कौन सी पहली दफ़ा पाकिस्तान में धांधलीज़दा इलेक्शन होने जा रहा है, अगर होने भी जा रहा है तो भट्टी साहब ये कौन सी बड़ी बात है, इसमें इतना मामला क्या है? भाईजान कमाल है। आज तो मेरा भाई जो है ना, रिवर्स मेरा कर दिया ये ना पहले argument दिन मैंने। से मानना है कि आप कमाल के तज्जियाकार हैं। मैं कह रहा हूं कि आप हवाओं को जिस तरह भी फेरें फिर जाती हैं। तो और शुक्रिया एक मरतबा फिर टोकने का। तो लेकिन कहने का मकसद ये है कि ये जो जाल भी पुराने हैं, खिलाड़ी भी पुराने हैं जी। और इस जाल में हम बार बार फंस चुके हैं और बार बार निकल चुके हैं। 3.5 साल, 3.25 साल का जो हुआ, बाकी 35 साल का अगर पे वो भारी है तो फिर कमाल है। सारा मुल्क जो बर्बाद हुआ, तबाह हुआ उन 3.25 सालों में, पहले भी दूध और शहद की नहरें बहती थी और अब भी बहेंगी। और दूसरा, प्लीज़ कोई थोड़े से फैक्ट्स करेक्ट कर लीजिए। लीगी दौर में ये जाली अकाउंट्स मनी लॉन्ड्रिंग बना था, ये मुस्लिम लीग के सिंध के सदर बशीर मेमन साहब का इसमें बड़ा किरदार था। मैं तो यही बता रहा हूं, आप किसको कह रहे हैं? आप पहला डॉक्यूमेंटेड, सुन लीजिए। नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, आपकी बात नहीं कर रहा, आपकी बात नहीं कर रहा, सुन तो लेना। और ये पहला डॉक्यूमेंटेड केस था जिसमें यह भी पता चला कि यान अली और बिलावल भुट्टो की टिकटें एक अकाउंट से जाती हैं और सदके के बकरे भी जाली अकाउंट्स मनी लॉन्ड्रिंग से जाते हैं। और टीटी स्कैंडल, ये 2 ऐसे डॉक्यूमेंटेड केस थे जो निकल गए पतली गली से। ये विच हंटिंग नहीं थी, ये वो मुल्क की लूटमार थी जो सामने आई मगर हमेशा की तरह गायब हो गई। और अब नया जाल है, खिलाड़ी पुराने हैं। इमरान खान आपने जो कुछ किया उसकी सज़ा भुगत रहा है, लेकिन अब हम भुगतेंगे, फिर एक मरतबा इनको भुगतेंगे, फिर एक मरतबा ये सारा कुछ करेंगे। और ये जो कुछ भी हम भुगतेंगे वो इस मुल्क को आप देख लीजिएगा। बिल्कुल ठीक जी, मतलब बिल्कुल ठीक तो नहीं बात, तो सिचुएशन तो बड़ी ख़राब है, बिल्कुल ठीक से मेरा आपका पॉइंट आ गया। अब मामला ये, मैं जाऊंगा तो ब्रेक पे, लेकिन भट्टी साहब आपने बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू कर दी, कभी कभी आप कर जाते हैं। आपने ये जो यान अली मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग की बात की, मुझे पता है वज़ीर दाखिला उस ज़माने में चौधरी निसार साहब थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये सारा मामला उठा। तो मैं सवाल छोड़े जा रहा हूँ दोनों ख़वातीन के लिए कि बेसिकली जो सबसे ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम है ना, वो ये है कि आप दोनों की पार्टीज़ के मुतालिक परसेप्शन बन चुका है कि जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी आपने किया था, वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के लिए नहीं था। वो ये था कि भाई आप 5 साल मुल्क चलाएं, लूटें ना लूटें, जेब में पैसा डालें ना डालें, हमने आपका तख्ता नहीं पलटना, इसी तरह हमें भी यही लिवरेज है, हम मुल्क को चलाएं लूटें, आपने हमें कुछ नहीं कहना। ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो आपने किया। लेकिन इसमें सबसे हैरानकुन बात ये है कि मैं तो हैरान हूँ कि आज उज़मा बुखारी साहबा भी यहाँ बैठी हुई, इनसे पहले भी कई सारी बात होती है कि सियासत की खातिर जिन लोगों को आज ये इमरान खान को दहशतगर्द कह रहे हैं, बिल्कुल उन्होंने जो काम किए दहशतगर्दी की दिफात बनती हैं, उसका केस का फैसला होगा। कल यही उज़मा बुखारी की क़यादत ने ये परवेज़ साहबा की क़यादत को करप्ट तरीन ज़र बाबा 40 चोर कहा। उसके बावजूद जब ये मिल सकते हैं तो कल तो इमरान खान भी मिल सकते हैं। मसला ये है कि ये जो हालात चेंज होते हैं ना, ये कौसे कज़ाओं पर चेंज होती है, तो नीचे की सारी चीज़ें तब्दील हो जाती है। उसमें उज़मा बुखारी साहबा और परवेज़ साहबा भी आती हैं। ये मुल्क इस तरह ही चलता रहेगा, अवाम इस तरह ही देखते हैं दोनों पार्टीज़ को, ख्वाह वो तहरीक इंसाफ के हैं या नहीं है। इस पर बात करेंगे ज़रूर, और भट्टी साहब से पूछेंगे कि भाई ये वकीलों के ज़रिए किस तरह इमरान खान साहब जीत सकते हैं इलेक्शन। फिर थोड़े डॉक्टरों को भी शामिल कर लें, वो तो फिर बेचारे मसीहा होते अगर यंग डॉक्टर्स ना हो, सड़कों पर निकले होते। ब्रेक लूँगा जी। मुल्क इलेक्शन की तरफ जा रहा है और आज ऑब्वियसली इलेक्शन कमीशन ने जो है इलेक्शन स्केड्यूल का बता दिया, कब क्या कुछ होगा। इस सारे मामले के अंदर एक तरफ जो है वो नून लीग बहुत से लोगों को परसेप्शन वाइज जीतती हुई नज़र आ रही है, पीपल्स पार्टी भी किसी से पीछे नहीं, जलसे कर रही है, रैलीज कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ जो है परसेप्शन ऑब्वियसली यही जा रहा है कि ये वो पुरानी सियासत वापस आ रही है जिसके अंदर 2 पॉलिटिकल पार्टीज़ का गठजोड़ हुआ करता था। और आई थिंक भट्टी साहब भी इसी बात को वो कर रहे हैं कि करप्शन के इल्ज़ाम जिन पॉलिटिकल पार्टीज़ ने एक दूसरों पे लगाए, बल्कि मुकदमे कायम किए, वो जो है वो अलाइंस कर लेते हैं जब वक्त पड़ता। अभी हमने PDM में देखा शहबाज शरीफ साहब ने किस तरह पीपल्स पार्टी को गले लगाया हुआ था, क्योंकि पीपल्स पार्टी ना होती तो ये सारा मामला ही नहीं होना था। मैं एग्री करता हूँ जरदारी साहब की ये पॉलिटिकल श्रूडनेस थी। इमरान खान साहब का बयानिया गलत था जो अमेरिकन साजिश बना दी उन्होंने। ये जरदारी साहब को एक सारा कारनामा था जो जिन्होंने मूव एंड शेक किया सारा। तो इस कॉन्टेक्स्ट में उज़मा साहिबा, आप लोगों की एक पॉलिटिकली डेंटेड क्रेडिबिलिटी तहरीक इंसाफ ने भी बनाई और बहुत से जर्नलिस्ट भी बिलीव करते हैं, और हो सकता है सही बिलीव करते हो या गलत करते हो, कि आप लोग जो है कॉम्प्रोमाइज्ड पॉलिटिशियंस हैं।
आप मुल्क की इंटरेस्ट को नहीं देखते, आप अपने इक़्तिदार को, अपनी ज़ाती उसको देखते हैं। आप करप्ट लोग, जिनको आप करप्ट समझ के जिन पे मुकदमे आपने कायम किए, उनको भी गले से लगा सकते हैं अगर आपको इक़्तिदार बस मिल जाए। देखिए कामरान, ये फैसला करना किसी का भी हक और इख्तियार नहीं है, ये ज़ाहिर है अदालतें फैसला करती हैं और हमारी कोई तारीख अच्छी नहीं है, इसमें तो कोई दूसरी राय है नहीं। लेकिन मैं कम से कम अपनी पार्टी की तो बात कर सकती हूँ कि अभी भी बिलावल भुट्टो साहब काफ़ी मिसाइल, गोले और वो बरसा रहे हैं, लेकिन हम अपनी तरफ से हमने जो एक हमारा लेसन है और हम समझते हैं कि पाकिस्तान के हालात भी इसके मुतहम्मिल नहीं है कि गोलाबारी जो है एक दूसरे के खिलाफ शुरू की। लोग ये सुनना चाहते हैं कि उनके मसाइल का हल कैसे निकलेगा, लोग ये सुनना चाहते हैं कि इलेक्शंस जो हैं उसके बाद उनके हालात बेहतर कैसे होंगे। और ये जो है ना कि हम भुगतेंगे जो दोबारा, तो बिल्कुल महंगाई जो है वो 3% पे ला के हम भुगतेंगे और इस मुल्क में सरमायाकारी लाकर हम भुगतेंगे, CPEC को मुकम्मल करके हम भुगतेंगे, डॉलर की कीमत कम करके हम भुगतेंगे, आम गरीब आदमी के जो है हालात बेहतर करके बिल्कुल हम भुगतेंगे जैसे हमने पहले भुगता। ज़रा सियासतदानों की जो जितने भी साल वो हुकूमतों में रहे हैं, ख़ासतौर पर अगर मैं अपनी पार्टी की तरफ बात कर लूँ तो कौन कौन सा आपको अस्पतालों से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर मजे की बात बताऊं, CPEC से लेकर ये सब कुछ अगर वो आप बताओ कब भुगतेंगे। आज नवाज शरीफ साहब ने एक बड़ी मायने खेज बात की जो शायद आम लोगों ने नहीं समझी होगी या समझ लियो शायद, या मैं ही गलत समझा। उन्होंने कहा कि मेरे दौर में हिंदुस्तान के 2 वज़ीर आज़म पाकिस्तान आए, मुझे लगता है कि आप दोबारा भुगतेंगे। मैं आपकी बात कर रहा हूँ, आपकी पार्टी की, क्योंकि आपका जो फॉरेन पॉलिसी का नजरिया है ना, वो नजरिया शायद एग्री नहीं करता पाकिस्तान के ओवरऑल टोटल इंस्टीट्यूशनल परसेप्शन से। मे बी आई एम रॉन्ग कंप्लीटली, लेकिन मुझे लगता है आप दोबारा भुगतने के लिए आ रहे हैं। जी, ये आपसे बात हो रही है। देखिए एक तो अभी आपने मेरे ही पॉइंट को सेकंड कर दिया। एक तरफ हमें जो है वो कहा जा रहा है गठजोड़ है और हम जो है वो बहुत गलत लोग हैं, दूसरी तरफ निकाले भी हम ही जाते हैं और हमारा टर्म भी पूरा नहीं होता। लेकिन मैं नहीं समझती कि ये जो फॉरेन पॉलिसी के जहां तक मैटर्स होते हैं कामरान साहब, ये तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेके किए जाते हैं और पाकिस्तान को अमन की ख्वाहिश है। आपके पास चॉइस क्या है? हमसायों के साथ अच्छे ताल्लुकात रखना चाहती है, अच्छे ताल्लुकात रखना चाहती है, उसमें कुछ बुरा नहीं है। होता ये कि आप जब इक्तदार में आते हैं उस वक्त तो आप ये कहकर नहीं आते कि हम ये कुछ करेंगे, तब तो आप इक्तदार में, जब आप इक्तदार में आ जाते हैं उसके 2 महीने बाद फिर आपको मुशर्रफ पे ट्रायल भी याद आता है, उसके 2 महीने बाद आपको फिर और भी बहुत सी बातें याद आती हैं और फिर आपको नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नो, बिल्कुल ऐसा हुआ है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कामरान। मुशर्रफ के, एक मिनट, मुशर्रफ के ट्रायल की जहां तक बात है, वो तो पहले दिन से कमिटेड थे हम कि मुशर्रफ का ट्रायल जो है वो किया जाना चाहिए और अगर हो गया होता तो शायद पाकिस्तान के हालात जो है वो मजीद जमहूरियत स्ट्रेंथन हो गई होती। लेकिन हमने एक इनिशिएटिव लिया, चले भुगत लिया, आप दुरुस्त कह रहे हैं, भुगत लिया, लेकिन वो फिर सियासतदान नहीं भुगतते हैं कामरान साहब, वो पूरी कौम भुगतती है। वो फिर प्रोजेक्ट्स के जरिए पाकिस्तान की कौम भुगतती है, जो है ना वो 16, एक मिनट, एक सिर्फ 2 लाइनें ऐड कर दूं। ये जो बार बार हमें 16 महीना का ताना मारा जाता है ना, 16 महीने में जो फितना आपने दंदनाने के लिए छोड़ा हुआ था, जिसको खुली छुट्टी थी, जिसको कोई वारंट भी नहीं दे सकता था, जिसको किसी अदालत में पूछा नहीं जा सकता था, जो श्रीलंका बनाने की पूरी तैयारी करके गया था, जो टेलीफोन में कराता था, IMF को खत लिखवाता था, पाकिस्तान को कर्जा ना देना, पाकिस्तान को यहां तक के सैलाब ज़दगान के पैसे फंड रेजिंग करने से मना करता था कि ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान को पैसे ना दे। इस तमाम फितने के अंदर पाकिस्तान ने सर्वाइव किया, श्रीलंका नहीं बना। बिल्कुल ठीक है जी। परवेश साहिबा, 2 फोल्ड क्वेश्चन है, बड़ा अहम सवाल मेरे हिसाब से तो आपके लिए। एक तो ये कि परसेप्शन वाइज यही परसेप्शन बन रही है कि आप लोग जो है एक कॉम्प्रोमाइज्ड हो गए आपस में, मतलब मुकाबला नहीं होने लगा। आप और नून लीग बेसिकली जो है वो आपस में अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए बयानात तो दे सकते हैं, लेकिन अंदर से आप मिले हुए। ये परसेप्शन इमरान खान ने बनाई और उसके बाद PDM की गवर्नमेंट ने उसको भरपूर तकवीत दी और ये परसेप्शन इसलिए उभरती है, जो भट्टी साहब ने राइटली पॉइंट आउट किया, कि मैं तो हैरान हूँ आपके स्टेमिना के ऊपर पीपल्स पार्टी के, कि जिन लोगों ने आप पे करप्शन के इल्ज़ाम लगाया, जिन लोगों ने आसिफ अली जरदारी साहब के ऊपर करप्शन का परसेप्शन बनाया, जिनको खड़े होकर मजमों के अंदर मीडिया के आगे शहबाज शरीफ ने इस बेस पे, उन्होंने शहबाज शरीफ साहब ने वोट लिए कि ये तो इतना बड़ा चोर है जरदारी साहब के, जर बाबा 40 चोर की इस्तलाह दे के उन्होंने नून लीग के वोट लिए। तो स्टेमिना तो आपका भी है कि आपने फिर भी वो गले लगा लिया इतने इल्ज़ाम सुनने के बाद। लेकिन हैरानगी ये होती है कि ये मुकदमे बनाने वाले, आप मुकदमे खाने वाले, फिर भी आप एक हैं, तो क्रेडिबिलिटी नहीं आती आप दोनों की मौजूदगी में ना। इमरान खान उससे मुख्तलिफ था, वो लगता था आप लोगों से मिला हुआ नहीं है, वो ऑपरेशन कर रहा है आपके खिलाफ, आप ऑपरेशन नहीं कर रहे हैं अवाम के लिए। के साथ मिलके क्रेडिबिलिटी थी। चले, ये मैं जरा लोहे साहब से पूछ लूँ। देखिए,
देखिए कामरान शाहिद साहब, इसमें कोई दो राय नहीं कि परसेप्शन बनाया गया है। परसेप्शन एक दो दिन में नहीं बना। आप सिर्फ एक दिन बैठ के एक इसकी नहीं एक जरा आप एक निकालिए, इसका तखमीना लगाइए कि कितनी मुल्क और कौम की रिसोर्सेज कितना मुल्क और कौम की जो है ताकत और कितना इस पे काम हुआ। एक दिन का परसेप्शन हो तो हम लोग इस पर बहस करके आपके साथ इधर उधर लोगों के सामने जाकर इसको ये परसेप्शन लोगों को एक मिनट में आपसे बात कर, आपसे कह रही है मैं जहर डाला गया गया है। वो जहर किसने डाला? कई दहाइयों से हो रहा है। मुझे भी एक बात सुने, आप ठीक कह रही हैं, तो ये नून लीग आज तो पैदा नहीं हुई आपके मुकाबले में, ये मिस्टर 10% से लेके आज तक का परसेप्शन नून लीग ने जो किया भाई जी। देखिए बिल्कुल मैं इसमें दो राय नहीं, उसमें जो सैफुर रहमान साहब ने जाके माफ़ी मांगी ये भी रिकॉर्ड पे बात है। दूसरी बात ये है कि जो इन्होंने किया उसके बाद अपेरेंटली तो सीख लिया, उसके बाद बीबी ने मिसाक जमहूरियत बीबी शहीद ने किया मियां नवाज शरीफ साहब के साथ। लेकिन जो आप कहते हैं ना, आप लोग साथ बैठे, उन्होंने आपको ये नाम दिए और उन्होंने कहा पेट फाड़ेंगे। देखिए ताकत के बलबोते पे बदला लेना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। आज मैं ताकतवर हूं, मैं आप पे चढ़ दौड़ूं, कल आप ताकतवर हो, आप पे चढ़ दौड़े, तो करें लेकिन बड़ाई इसमें यह है कि आप ऑपोजिशन क्यों नहीं करेंगे जी? ऑपोजिशन करे भी तो ताने मिलते हैं। देखिए आज हम इलेक्शन के एक माहौल में हैं, उसमें अगर बिलावल साहब कोई तनकीद करें तो हम तो सबको एक दूसरे की तनकीद बिल्कुल खुश असलूबी से सुननी चाहिए। इलेक्शन में अगर हम तनकीद नहीं करेंगे या इलेक्शन के बाद जो हुकूमत बनेगी उसके बाद हम देखेंगे कहाँ बैठते हैं, उसके हिसाब से हम ऑपोजिशन में हो तो हमें करनी चाहिए, लेकिन ये परसेप्शन कामरान नून लीग ने बनाई है। परसेप्शन तो कोई ऐसे नहीं बनाई होगी, लेकिन इस पे बड़ी रिसोर्सेज लगी हैं। इस नहीं मैं तो मानता हूँ लगे हैं, लेकिन मैं तो आप पे भी हैरान हूँ, मैं आप पे हैरान हूँ कि आप मुकदमे भुगतने के बावजूद जो है इनके साथ क्यों अवाम में ये परसेप्शन नहीं है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग एक्चुअल ऑपोजिशन है। ये नहीं है कि कोई मैनेज हुए में आपस में, ये नहीं कि रले मिले आपस में। चले भट्टी साहब आप इसका जवाब दें। जी परवेशा पहले परवेशा बताइए। मैं तो देखिए जी यही कहूंगी कि जिस चीज़ में पाकिस्तान की जो है जड़ें हिला दी जिस परसेप्शन को बनाने में, वो परसेप्शन तो फिर एक दिन में ज़ाइल नहीं होता। ये तो देखिए धब्बे लगे, लोग अपनी जानों से गए तो ये धब्बे धुले। जिंदगियों में तो मोहतरमा की भी, भुट्टो साहब की भी। बिल्कुल नहीं, भुट्टो साहब पे तो अल्लाह का फजल है, भुट्टो साहब पे तो अल्लाह का फजल है, करप्शन का कोई इल्जाम नहीं था, उनके तो मामला बिल्कुल क्लियर थे। वो तो उनको उस कैटेगरी में आप डाल ही नहीं सकती जो कैटेगरीज आप लोगों को जिसमें डाल दिया गया है। लगते हैं इल्जाम, उनको कौन सा बख्शा जाता है? तो कोई पागल ये जो लगाता होगा उन पे करप्शन का इल्जाम। भुट्टो साहब तो क्रिस्टल क्लियर थे उस हवाले से, हमने भी तारीख पढ़ी। करप्शन नहीं, उसके अलावा और इल्जाम जो हाँ वो ठीक कह रही है, वो आप ठीक कह रही हैं, वो आप ठीक कह रही हैं, आप ठीक कह रही हैं। जी भट्टी साहब, ये रियल ऑपोजिशन क्यों नहीं लगते नून लीग और पीपल्स पार्टी वाले, क्या वजह है? भाईजान मैं तो एक मरतबा फिर सारी गुफ्तगू सुन के हक्का बक्का हूँ। अच्छा। और हक्का बक्का इसलिए हूँ कि ये क्या लोग हैं, कितने पहुँचे हुए बुजुर्ग हैं। यानी भुट्टो और ज़िया इत्तेहाद कर ले तो चुप कर जाओ, ये मुल्क और कौम और जमहूरियत के लिए बेहतर है। भुट्टो और ज़िया आमने सामने आ जाए तो चुप कर जाओ, ये मुल्क और कौम और जमहूरियत के लिए बेहतर है। आप मुशर्रफ साहब से दोनों काली पट्टियाँ बांध कर हलफ ले लें तो चुप कर जाओ। आप 16 महीने की बदतरीन 75 साल तारीख की हुकूमत भुगता जाएँ तो चुप कर जाओ। आप एक दूसरे के खिलाफ जरदारी साहब कह दें नवाज शरीफ दरिंदा है, धरती का नासूर है, ग्रेटर पंजाब बनाने वाला मुजीबर रहमान है, तो भाई चुप कर जाओ, क्योंकि वो रायवेंड जाके 52 डिशेस वाला खाना खा रहे हैं। बिलावल कहे कि ये शहबाज शरीफ कातिल आला है, करप्ट आला है, इससे हिसाब लेंगे मेट्रो का भी और आशियाना का भी, और चुप कर जाओ। बिलावल कहे कि हमें इसकी वजह क्या है? ये तो सारी बातें मैंने भी बता दी भट्टी साहब, इसकी वजह क्या है? आपस में क्यों इतने मिले हुए हैं ये परसेप्शन वाइज? इसकी और भाईजान इसके अलावा बेनजीर भुट्टो और को कह दिया जाए अंग्रेजों के कुत्ते नहलाने वाले बददियानत तो चुप कर दो। ब्रेक से पहले वक्त की किल्लत है। उस्मा बुखारी साहब आप बड़ी उतावले हो रही, कुछ कहना चाहेंगे आप? उस्मा साहब क्विकली जरा मैंने जी। देखिए पहले तो बिल्कुल पहले तो मैं एक जो है वो रिमाइंडर देना चाहती हूँ कि मुशर्रफ के खिलाफ ट्रायल जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था और उसके ऊपर जो है वो हमें ये ट्रायल करना भी था और वो हुआ नहीं हुआ, वो अलग बात है। अच्छा मुझे ये जो बात हम कर रहे हैं ये बात है कि पाकिस्तान की सियासत जो है और परसेप्शन ख़राब हो गया
चूंकि जो है वो पीपल्स पार्टी और नून लीग साथ बैठ गई, लेकिन पाकिस्तान और नया पाकिस्तान बन गया। मुझे जरा एक ब्रेक लेने, लेकिन मैं जरा भट्टी साहब को एक जवाब दे दूं। भट्टी साहब की एक बात बड़ी चुभी हुई है। भट्टी साहब, ये जो आप फरमा रहे ना जी, मुशर्रफ के आगे इन्होंने एक पटिया बांध के हलफ लिया, और भाई मुशर्रफ साहब के आगे तो आला अदलिया के जजेस ने हलफ लिए हुए। क्या बात करें मेरे भाई, आप भूल गए इफ्तिखार चौधरी को। मुशर्रफ तो अजीम आदमी था जिसने सुप्रीम कोर्ट के जजेस जाके हलफ लिया करते थे और दिया भी करते थे उनको। तो छोड़े उनका, तो क्या मुवाजना करना किसी और से। एक ब्रेक लूंगा जी। ले जी व्यूअर्स, आइंदा पाकिस्तान में इलेक्शन तो होने जा रहा है, लेकिन उसके अलावा क्या होने जा रहा है उसकी भी रिपोर्ट करते रहेंगे, और इलेक्शन किस तनाजुर में होने जा रहा है पल पल आपको रिपोर्ट करेंगे। मुझे दीजिए नेक्स्ट वीक तक के लिए इजाज़त।